हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। इसके 9 स्टेप स्टूडेंट्स हमने देख लिए थे। आज हम स्टेप नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनकी कैटेगरी को समझना है। उनकी कैटेगरी को समझना क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स? क्या होता है, कई बार हम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उस समय हमें उनकी कैटेगरी को पता हो कि जो एग्जामिनर ने जो ऑप्शन सेट किया है उसके पीछे क्या रीज़न रहा है, क्यों वो ऑप्शन हमें कंफ्यूज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, ये पैसेज है, ठीक है, यहाँ पर वर्ड है, ये एक वर्ड हो गया, ठीक है। इस वर्ड को यहाँ से हटा दिया, इस वर्ड को यहाँ से हटाकर और ऑप्शन में सेट कर दिया, यहाँ इस वर्ड को सेट कर दिया, ठीक है। ये राइट आंसर है, ये रॉन्ग है। ए सी डी, समटाइम्स ई जो बैंक में भी आते हैं। इन ऑप्शंस की एक कैटेगरी मैंने बनाई है कि ये किस लिए गलत है, क्यों गलत है, ठीक है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सीखते हैं, 4 कॉन्सेप्ट सीखते हैं और हम कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए हम कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। हमारी एक्यूरेसी बनी रहती है। इसलिए आप इन कैटेगरी को ध्यान से समझेंगे और इस कैटेगरी से आप राइट आंसर पे जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा स्टूडेंट्स। देखो कैटेगरी पे आते हैं। सबसे पहले कैटेगरी, 4 कैटेगरीज मैंने बताई। सबसे पहली कैटेगरी है इररेलेवेंट। हम ये जो पूरा मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं इन कैटेगरीज से सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपको। इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा दूसरा आएगा, तो हम सबसे पहले रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग ऑप्शंस को हटाना स्टार्ट करते हैं और रॉन्ग ऑप्शंस को हटाकर राइट आंसर पे जाना होता है एलिमिनेशन मेथड, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं इररेलेवेंट। इररेलेवेंट जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इररेलेवेंट का मतलब है ऐसा ऑप्शन एग्जामिनर ने डाला है जिस ऑप्शन का पैसेज से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर द एडिंग ऑप्शन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिंग ऑप्शंस, बस उस ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। ऐसे ऑप्शन को हम बोलते हैं इररेलेवेंट। क्लियर? यानी कि उसका पैसेज से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है फैक्चुअली रॉन्ग। फैक्चुअली रॉन्ग क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, पैसेज में जो गिवन है, पैसेज में जो लिखा हुआ है उसको हमने फैक्ट माना है। पैसेज ने जो लिख कर दे दिया, अब कोई ऐसा ऑप्शन डाला गया है जो उस फैक्ट को रॉन्ग प्रूव कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? फैक्चुअली रॉन्ग। क्लियर? यानी फैक्ट को रॉन्ग प्रूव करने वाला क्या होता है? फैक्चुअली रॉन्ग होता है। तीसरा, ग्रामेटिकली रॉन्ग। ग्रामेटिकली रॉन्ग, ग्रामर के हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो पैसेज में जो ऑप्शन दिया है आपको, वो ऑप्शन जो है वो ग्रामर के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग सूट नहीं हो रहा है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्लियर? ठीक है। फोर्थ आता है स्टूडेंट्स रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब है ध्यान भटकाने वाली कोई चीज़। ऐसा कैटेगरी, ऐसा ऑप्शन जो आपका राइट आंसर से ध्यान डाइवर्ट करे, राइट आंसर पे आप नहीं जाने दे, आपको अपनी तरफ खींचे जबकि वो गलत आंसर है, उसको हम बोलते हैं रेड हेरिंग। जनरली आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और इन 4 में से 2 तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन 2 ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। कभी आपको लगता है डी होगा, कभी लगता है सी होगा, तो जो रॉन्ग आंसर है उसमें से एक सही है, फॉर एग्जांपल डी सही है, डी इज करेक्ट। जो सी है वो कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स रेड हेरिंग। हमें रेड हेरिंग से बचना है, ठीक है। अभी मैं आपको इनको डिटेल में 1 बाय 1 समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा किस तरह से जो है रेड हेरिंग को डाला जाता है ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप ये मेथड को सीख जाएंगे, इन मेथड को समझ जाएंगे, जो मेथड मैं आपको समझाना चाहती हूँ, तो आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और क्लोज टेस्ट में आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी बनेगी। क्लियर? मेरी बुक्स की भी यही खास बात है कि मैंने एक क्वेश्चन को समझाया और उसका आंसर बताया, और जो बाकी ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स वो क्यों नहीं है, वो कब बनते, किस सिचुएशन में बनेंगे, किस सिचुएशन में वो वर्ड आएगा, और इस
इस पैसेज में, इस क्लोज टेस्ट में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसको भी मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया इररेलेवेंट, जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज इररेलेवेंट यानी नॉट कनेक्टेड विद द सिचुएशन, मतलब जो पैसेज में दिया है उस पैसेज से उस ऑप्शन का कोई कनेक्शन नहीं है, ये कैटेगरी क्या होती है, इररेलेवेंट। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस बनाने के लिए ही इस कैटेगरी को यूज किया जाता है कि भाई 4 ऑप्शन सेट करने हैं हमें, एक आंसर है, बाकी 3 या 4 तो बनाने ही पड़ेंगे, तो वो कैसे बनाए, तो उसमें कुछ भी डाल देते हैं, वो क्या हो जाता है, इररेलेवेंट। ठीक है, सेकंड आते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड कैटेगरी है वो है फैक्चुअली रॉन्ग। फैक्चुअली रॉन्ग यानी कि जो भी फैक्ट जो है पैसेज के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है उसको जो रॉन्ग प्रूव करता है वो क्या होते हैं, फैक्चुअली रॉन्ग। इसको मैं इस पैसेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन में ये फैक्चुअली रॉन्ग की कैटेगरी कैसे होती है। ठीक है, देखो बातें करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगी, ये थ्योरेटिकल बातें नहीं चलती है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल होना पड़ता है हमें। मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगी, जो भी एप्लीकेशन, उनकी साथ में आपके क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आप रिलेट कर सके कि मैम जो बता रही है, मैम जो समझाना चाहती है वो क्या है एक्चुअल में। ठीक है, फैक्चुअली रॉन्ग क्या कैटेगरी है वो मैं इस पैसेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट किया हमने, व्हेन शी इज एंग्री, जब वो गुस्सा होती है, लाइक अ ब्राइट सनी डे दैट इज यूजुअली द, हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे यहाँ, टू अ स्टॉर्म हर नॉर्मल सडनली बिगिंस टू क्लाउड। सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि जब वो गुस्सा होती है उसके बाद में कैसा, ब्राइट सनी डे मतलब सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा चमकीला। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेंटेंस का मतलब है कि जैसे हम भी बोलते हैं तूफान जब भी आता है, तूफान आने से पहले एक शांति होती है, तो हम ये बोलते हैं कि तूफान आने वाला है, ये तूफान से पहले की शांति है। ठीक है, वैसे ही अमेरिका में क्या होता है, जैसे ही कोई स्टॉर्म, जैसे तूफान आता है उससे पहले जो सन है, ब्राइट सनी डे मतलब सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है। ठीक है, और जो धीरे धीरे क्या होते हैं, पहले सूरज बहुत ज़्यादा चमकीला होता है और बाद में जो है बादलों से घिरने लगता है। ठीक है, तो ये जो घटना है जब सूरज बहुत चमकीला है, ये घटना आगे आने वाली स्टॉर्म को इंडिकेट करती है कि आगे तूफान आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जब वो गुस्सा होती है तो वो क्या है, तूफान से पहले का जो हम बोलते हैं ना, ये ट्रेलर है, ये तो पिक्चर अभी बाकी है, राइट, वैसा ही है। तो यहाँ हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग है कि कोई ऐसी घटना जो आगे आने वाली घटना की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, ऑप्शंस पे आए। ठीक है, पहला ऑप्शन है एपिलोग। एपिलोग आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, एपिलोग होता है जब हम किसी ऐसे को, किसी भी चीज़ को कंक्लूड करते हैं लास्ट में, जैसे हम हिंदी में इसको उपसंहार बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में जब उसको कंक्लूड कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो वो है उपसंहार जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिलोग। ठीक है, इंटरल्यूड जैसे इंटरवल कॉमन आपने सुना होगा, इंटर माने बिटवीन, यानी दो घटनाओं के बीच का टाइम। जैसे मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी में फर्स्ट हाफ देखने के बाद में ब्रेक आता है जिसको हम इंटरवल बोलते हैं, तो बीच का जो टाइम है इंटरलूड। तो ये दोनों ऑप्शंस हमें क्या सा ऑप्शन चाहिए, स्टार्टिंग की बात करने वाला। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन किसकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, लास्ट की बात करें, एक लास्ट की और एक बीच की, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस क्या हो गए स्टूडेंट्स, फैक्चुअली रॉन्ग। क्योंकि पैसेज में क्या पूछा गया है कि ऐसा हमें वर्ड चाहिए जो स्टार्टिंग हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है सडनली बिगिंस टू क्लाउड, यानी बिगिन से क्या हिंट मिल रही है हमें कि बिगनिंग की बात हो रही है, स्टार्टिंग की बात हो रही है। एपिलोग जो है वो उपसंहार लास्ट की और इंटरलूड किसके आ रहा है, बीच की, यानी फैक्ट जो पैसेज में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, फैक्चुअली रॉन्ग। अब आते हैं बी और डी। बी में देखो स्टूडेंट्स, प्रेल्यूड और प्रेफिस। अब देखो इन दोनों के प्रीफिक्स सेम है ना। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम प्रेल्यूड प्रेफिस क्योंकि सेम, यहाँ पर आपको इन दोनों वर्ड्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तभी आप राइट आंसर पे जा सकेंगे। कॉन्सेप्चुअली आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए यहाँ। ठीक है, प्रेफिस होता है स्टूडेंट्स जब
कोई भी जो ऑथर है, राइटर है, वो बुक लिखता है तो बुक लिखने के लिए वो उससे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखता है उसका, कि उसने ये बुक क्यों लिखी है, उसका एम क्या है और इस बुक को कैसे पढ़ना है, उसको पूरा एक्सप्लेन करके देता है। ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड आता है? प्रेफिस, राइट। प्रेफिस एक और वर्ड भी है इससे सिमिलर, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और प्रेफिस, प्रेफिस और फॉरवर्ड बेसिकली दोनों तो सिनोनिम है, ठीक है। लेकिन अगर वो इंट्रोडक्शन शॉर्ट में है, मतलब थोड़ा सा लिखा है उसने अपनी बुक को एक्सप्लेन करने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, तब हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड। और जब वो एक्सप्लेन करता है ब्रॉड वे में, ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन करता है, तब क्या आता है स्टूडेंट्स? प्रेफेस आता है। ठीक है, फिर आता है प्रेल्यूड। प्रेल्यूड होता है जब कोई ऐसी घटना, कोई छोटी घटना, जब कोई छोटी घटना होती है जो आगे आने वाली बड़ी घटना की तरफ इशारा करती है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रेल्यूड। क्लियर? अब सेंटेंस में हमें क्या चाहिए? ऐसा वर्ड चाहिए था कि जो ये बताए कि जैसे हम बोल रहे हैं कि क्लाउड्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, सनी डे है, और ये जो है आगे आने वाले किसको? स्टॉर्म को, स्टॉर्म की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसा वर्ड चाहिए हमें। तो इन चारों में से अब आपको समझ में आ रहा है कौन सा आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स? कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? प्रेल्यूड। ठीक है, क्योंकि प्रेल्यूड का मतलब क्या है? एक ऐसी छोटी घटना जो आगे आने वाली बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो है प्रीफिक्स से आप कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि इनके प्रीफिक्स सेम थे। यहाँ ये प्रीफिक्स आपका ध्यान भटका रहा था, बार बार आपको अपनी तरफ खींच रहा था कि मैं भी आंसर हूँ। ठीक है, तो ये जो ध्यान भटकाने वाली कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी हो गई है? रेड हेरिंग। क्लियर? यहाँ पर अब राइट आंसर पर जाने के लिए आपको दोनों के मीनिंग अच्छे से समझ में, यूसेज भी समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक और हिंट है मेरे पास। प्रेल्यूड जो है, प्रेल्यूड ही क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आगे जो है वो टू प्रेपोजिशन आया स्टूडेंट। टू जो प्रेपोजिशन आया है किसके लिए? यहाँ जो वर्ड आया उसके बाद में क्या आया है? टू। यानी प्रेल्यूड जो है वो अपने बाद में क्या प्रेपोजिशन लेता है? टू प्रेपोजिशन लेता है। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ प्रेल्यूड टू अ ये बोल रहे दिस इज अ प्रेल्यूड टू अ लार्ज अटैक। समझ में आया यहाँ पर क्या है सेंटेंस का मीनिंग? कि लार्ज अटैक होने वाला है, उससे पहले का एक छोटा कोई एक्शन हुआ है, छोटी घटना हुई है, वो क्या है? प्रेल्यूड। हम उसके लिए प्रेल्यूड बोल रहे हैं। तो दिस, ये जो हुआ है दिस, ये क्या है? लार्ज अटैक का क्या है? प्रेल्यूड है। ठीक है, कि आगे बड़ा अटैक होगा, इसकी तरफ इशारा कर रहा है। दिस जो एक्शन है वो ये इशारा कर रहा है कि आगे बड़ी घटना होने वाली है। यानी यहाँ पर भी हमने प्रेल्यूड के साथ में क्या यूज किया है स्टूडेंट्स? देखो क्या यूज किया है? टू। यानी प्रेल्यूड जो है वो अपने बाद में क्या प्रेपोजिशन लेता है? टू प्रेपोजिशन लेता है। क्लियर है कि हमने प्रेल्यूड क्यों किया? एक बार फिर से इसको ब्रीफ कर रही हूँ मैं। सेंटेंस में बोला है तूफान से, जहाँ जैसे हम यहाँ बोलते हैं तूफान से पहले की शांति, वैसे अमेरिका में क्या होता है? तूफान आने से पहले क्या होगा? सूरज चमकीला हो जाता है, सनी डे हो जाता है, फिर बादलों से गिरना स्टार्ट होता है। हिंट यहाँ पर मिल रही है सडनली बिगिंस टू क्लाउड, यानी कि हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो शुरुआत की बात कर रहा हो, बिगनिंग की बात कर रहा हो। ठीक है, दो वर्ड्स हमने देखे, एपिलॉग और इंटरलूड। ये एपिलॉग जो और इंटरलूड दोनों क्या है? फैक्चुअली रॉन्ग है। एपिलॉग कर रहा है लास्ट की बात, इंटरलूड कर रहा है बिटवीन बीच की बात। ठीक है, फिर प्रील्यूड और प्रीफेस में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन प्रीफेस इसलिए नहीं आएगा, वो बुक के लिए आता है। बुक जो ऑथर ने लिखी है उसका क्या एम है, क्या उसका जो प्रस्तावना है, उसके लिए क्या बोलेंगे? प्रेफेस। और एक ऐसी घटना जो आगे आने वाली बड़ी घटना की तरफ इशारा करती है, वो क्या होती है? प्रेल्यूड। वही वर्ड हमें चाहिए। और प्रेल्यूड के साथ में हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू, जो कि पैसेज में गिवन है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे। थर्ड जो है, थर्ड कैटेगरी आ रही है ग्रामेटिकली रॉन्ग। ठीक है, ग्रामेटिकली रॉन्ग जो है
जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए, जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो ग्रामर में मैंने आपको स्टेप्स सिखाए थे इसमें क्लोज टेस्ट में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, वोकैबुलरी, उसके अकॉर्डिंग जो रॉन्ग प्रूव हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ग्रामेटिकली रॉन्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इफ यू प्रेफर माउंटेन्स फिलिंग द ब्लैंक डेजर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, अगेंस्ट, फ्रॉम, विद और टू। तो प्रेफर के साथ में यहाँ हम यूज करेंगे टू। आपको भी पता होगा कि प्रेफर के साथ में हम जनरली क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर टू हुआ। ठीक है, ये जो अगेंस्ट, विद और फ्रॉम जिसको हमने चूज नहीं किया, जो रॉन्ग आंसर्स हैं, इनको हम कैटेगरी वाइज क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकली रॉन्ग। ये तीनों क्या है, ग्रामेटिक, ग्रामर के अकॉर्डिंग, ग्रामर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों रॉन्ग कैटेगरी है। ये जो रॉन्ग कैटेगरी है इसको क्या नाम दिया हमने, ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपने देख लिया कि प्रेफर के साथ में टू आता है। इसमें मैं और एक अच्छा ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। प्रेफर के साथ में टू भी आता है और प्रेफर के साथ में आप समटाइम्स रादर देन भी यूज करते हो। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पर प्रेफर के बाद में क्या आया है, माउंटेन्स। माउंटेन्स जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, माउंटेन्स और डेजर्ट्स, ये दोनों क्या है, नाउन। जब दो नाउन की बात की जाए, जब दोनों क्या हो, नाउन, इफ यू प्रेफर माउंटेन्स और डेजर्ट, दोनों में से या प्रेफर करने की बात कर रहा है तो दोनों क्या है, नाउन है। अगर दो नाउन की बात की जाए तो क्या यूज होगा, टू। क्लियर? अब देखो टू कौन कौन से केस में होगा, जब दो नाउन की बात हो, दोनों क्या हो, नाउन हो, या दोनों क्या हो, प्रोनाउन हो। प्रोनाउन जैसे यहाँ पर लिख दिया यू एंड हर, यू एंड हिम। ठीक है, तो यहाँ पर यू आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, हिम। तो यू और हिम दोनों क्या है, प्रोनाउन है। अब इन दोनों की बात की जाएगी तब भी क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, टू होगा। नाउन की बात होगी तब भी क्या यूज होगा, टू यूज होगा। और जिरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात होगी तब भी क्या यूज होगा, टू। जैसे आई प्रेफर वॉकिंग टू राइडिंग, वॉक करने में और राइड करने में, आई प्रेफर वॉकिंग टू राइडिंग। तो वॉकिंग और राइडिंग दोनों क्या है, जिरंड। तो दोनों जिरंड है। अब इसके लिए हमने क्या यूज किया, टू। ध्यान से समझेंगे टू कौन कौन से केस में आया, 3 केस में टू आ रहा है। पहला जब दोनों नाउन है, दूसरा जब दोनों क्या है, प्रोनाउन है, और तीसरा जब दोनों क्या है, जिरंड है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जो है प्रेफर जो है उसके साथ में रैदर देन भी आता है। रैदर देन कैसे आता है, जब प्रेफर के बाद में हम इन्फिनेटिव की बात करें। किसकी बात करें, इन्फिनेटिव। जैसे प्रेफर है, इन्फिनेटिव 2 तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है नॉर्मल इन्फिनेटिव जो होता है 2 + वर्ब फर्स्ट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की पहली वीडियो में मैंने इसको डिटेल से समझाया है इन्फिनेटिव को। तो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल इन्फिनेटिव है और वर्ब फर्स्ट को हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, यहाँ पर 2 के बीच में बात हो रही है। प्रेफर के बाद में यहाँ आएगा 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में यूज होता है रादर देन, और उसके बाद में आएगा स्टूडेंट ओनली वर्ब फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर? यानी जब कंपैरिजन किस में हो रहा है, इन्फिनेटिव में हो रहा है। जब कंपैरिजन किस में हो रहा है, कंपैरिजन नहीं, प्रेफर करने की बात करी जा रही है किस में, इन्फिनेटिव में। तब यहाँ पर स्टूडेंट क्या यूज हो रहा है, टू यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, रादर देन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, देखो ही प्रेफर्स टू डाई, 2 + वर्ब फर्स्ट, रादर देन पे। पे क्या हो गया, वर्ब फर्स्ट। क्लियर? यहां पर किसकी बात हो रही है, टू डाई और पे, ये दोनों क्या है, इन्फिनेटिव है। लेकिन इसके यहां 2 + वर्ब फर्स्ट है और यहां पर सिर्फ क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका ध्यान रखेंगे, देन के बाद में क्या लेंगे आप, वर्ब फर्स्ट लेंगे। नेक्स्ट देखो, ही प्रेफर्स टू लिव, नॉर्मल इन्फिनेटिव, रादर देन डाई। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? अगर हम क्या किसमें प्रेफर की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे इन्फिनेटिव में, तो इन्फिनेटिव के केस में हम क्या यूज करेंगे, रादर देन।
क्लियर है? क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रैदर देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल इन्फिनेटिव, इसको हम क्या बोल देते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर? इससे पहले बात करें तो ये अभी मैंने बताया कि नाउन, प्रोनाउन और जिरंट, इसकी नाउन जैसे आई प्रेफर वर्क टू रेस्ट, तो वर्क और रेस्ट क्या है? नाउन। आई प्रेफर यू टू हिम क्या है? प्रोनाउन। आई प्रेफर वॉकिंग टू राइडिंग क्या है? जिरंट। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रेफर के साथ में 3 केस में टू आएगा, नाउन प्रोनाउन जिरंट, और इन्फिनेटिव के केस में क्या आएगा? रादर देन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है, जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, वो कैटेगरी है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग क्या है स्टूडेंट्स? देखो, रेड हेरिंग बेसिकली एक फिश है, ठीक है? फिश होती है जो जब डॉग्स को ट्रेनिंग देते थे, हंटिंग की ट्रेनिंग देते थे, तब उस फिश को यूज़ करते थे। वो फिश क्या काम आती थी कि वो डॉग को उसके जो शिकार है, उस शिकार से उसका ध्यान डाइवर्ट कर देती थी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक डॉग है, उसको कोई स्मेल दी गई और उस जो शिकार है उसकी स्मेल दी गई, और बीच में जैसे जो जा रहा है और रास्ते में ही उसको ये फिश की स्मेल दे देते थे, तो ये फिश की स्मेल के बाद में जो डॉग है वो कंफ्यूज हो जाता था अपने शिकार के लिए। यानी रेड हेरिंग को किस लिए यूज़ किया गया है? डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। क्लियर? यहाँ पर जो है, यहाँ क्लोज टेस्ट में, पैसेज में भी मैं आपको सिखाऊंगी रेड हेरिंग किस लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा राइट आंसर से हमारा ध्यान डाइवर्ट करते हैं, ऐसे ऑप्शंस जो है वो क्या हो जाते हैं? रेड हेरिंग हो जाते हैं। समटाइम आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम जो 2 ऑप्शंस बचते हैं जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं कि ये आंसर आएगा या दूसरा आंसर आएगा, जो रॉन्ग आंसर अपनी तरफ खींचता है हमें, वो क्या होता है? जनरली रेड हेरिंग होता है। ठीक है, इस पैसेज में हम समझेंगे रेड हेरिंग कैटेगरी को। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देख रही हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर पूरा पढ़ते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। द ग्रोइंग पॉलिटिकल इन इंडिया फिलिंग द ब्लैंक फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेम्प्ट फॉर एनी रियल डेवलपमेंट। ठीक है, पैसेज की अगर टोन की बात की जाए, पूरे पैसेज को पढ़ा जाए, तो पैसेज ये बोलना चाहता है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो खुलेआम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। डेवलपमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं है कि क्या डायरेक्शन होगी, कैसे हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। सिर्फ ओपन और डायरेक्ट वे में खुलेआम क्या हो रही है? वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमें 10th में ऐसा वर्ड चाहिए जो ये बोलना चाहे कि खुलेआम जो है वो वोट बैंक की राजनीति हो रही है और डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, डेवलपमेंट को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं लेटेंट और सी है हिडन। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पैसेज में छुपने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? खुलेआम, ओपन बात हो रही है। तो लेटेंट जो है, अभी अभी मैंने समझाया था आपको, जो फैक्ट के अकॉर्डिंग गलत जाए वो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? फैक्चुअली रॉन्ग। तो लेटेंट क्या है यहाँ पर? फैक्चुअली रॉन्ग। सिमिलरली हिडन भी क्या है? दोनों किसकी बात कर रहे हैं? छुपने की बात कर रहे हैं, लेकिन छुपने की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? ओपन हो रही है। तो ये दोनों कैटेगरी क्या हो गई है? फैक्चुअली रॉन्ग हो गई है। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लिसिट और अनकंसील्ड। एक्सप्लिसिट और अनकंसील्ड दोनों का मतलब होता है ओपन, खुले होने के सेंस में। जैसे देखो, कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड, छुपा हुआ। अनकंसील्ड मतलब जो छुपा हुआ नहीं है, ओपन है। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इन दोनों में से क्या आंसर आएगा, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम है। दोनों किसके लिए आ रहे हैं? ओपन वे में, डायरेक्ट खुलेआम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस राइट आंसर पर जाने के लिए स्टूडेंट थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? देखो, अनकंसील्ड ओपन वे में आता है, ठीक है, लेकिन अनकंसील्ड उस कंडीशन में आता है जब आप अपने मन की फीलिंग्स को, क्यूरोसिटी को, मन की फीलिंग्स, भावनाओं को खुलेआम बोलते हो, खुलेआम शो करते हो। उसके लिए क्या वर्ड आता है? अनकंसील्ड। ठीक है, और एक्सप्लिसिट जो है वो उसका मीनिंग क्या होता है? ओपन और डायरेक्ट वे।
ठीक है। यहाँ पर पैसेज में यहाँ फीलिंग्स की, क्यूरोसिटी की, मन की फीलिंग्स की कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई है, सो अनकंसील्ड नहीं आएगा। राइट आंसर इज एक्सप्लिसिट। क्लियर? एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? ओपन और डायरेक्ट, डायरेक्ट वे में, खुले आम करने के सेंस में, तो इसलिए क्या वर्ड ले लिया हमने? एक्सप्लिसिट। क्लियर? तो ये अनकंसील्ड जो आपको अपनी तरफ खींच रहा था, जो ये बोल रहा था कि मैं भी आंसर हो सकता हूँ, इस कैटेगरी को हमने क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? क्या नाम दिया है? रेड हेरिंग। जो आंसर नहीं है लेकिन आंसर से समहाउ मिल रहा है, मिलता जुलता है, लेकिन आंसर नहीं है, आपको डाइवर्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है कि मैं आंसर हूं, वो कैटेगरी क्या है? रेड हेरिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, एक बार ब्रीफ कर रही हूं मैं। यहाँ पैसेज में बोला है कि खुलेआम वोट बैंक की राजनीति हो रही है, डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा वर्ड चाहिए जो ओपन, खुलेआम बात करे। तो खुलेआम यहाँ ए और सी दोनों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? हाइड, छुपे हुए की बात कर रहे हैं। हमें खुलेआम वर्ड चाहिए, दोनों क्या हो गए? फैक्चुअली रॉन्ग। ये दोनों वैसे सिनोनिम्स है, दोनों का मीनिंग जो है ओपन वे में है, लेकिन अनकंसील्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मन की भावनाओं, इमोशंस, फीलिंग्स के लिए आता है, और यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग्स की बात नहीं हुई है, इसलिए राइट आंसर इज एक्सप्लिसिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? गॉट माय पॉइंट कि रेड हेरिंग किस तरह से आपको कंफ्यूज करता है? ठीक है, नेक्स्ट और पैसेज देखते हैं। ये भी आपका सीजीएल 2013 में आया हुआ पैसेज है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये टाइपिंग एरर है, इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, आई वुड बी एबल टू गो टू मून, स्पेशल इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, मून स्पेशल अलोंग विद द गैस मास्क। अगर पूरे पैसेज को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बात मून पे जाने की बात हो रही है, स्पेशल ट्रेनिंग की बात हो रही है, इक्विपमेंट की बात हो रही है, गैस मास्क की बात हो रही है। ठीक है, अब 9th देखो, माई स्पेस शटल, जो मेरी स्पेस शटल है, वुड बी इक्विप्ड विद फिलिंग द ब्लैंक कैमराज। मेरी स्पेस शटल में जो इक्विप जो है वो होनी चाहिए, उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, इक्विपमेंट होने चाहिए जो कैमराज के पहले फिलिंग द ब्लैंक है स्टूडेंट। ठीक है, अब कैमरा के पहले क्या आना चाहिए? सेंसिटिव, प्रिमिटिव, टची और डेकोरेटिव। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इन चारों जो ऑप्शंस हैं उनको समझना पड़ेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं प्रिमिटिव की बात कर रही हूँ। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो ओल्ड फैशन है, पुराने टाइम का है, आउटडेटेड है, जो पहले से चला आ रहा है, या अब वो जो यूज़ में नहीं है, उसके लिए क्या वर्ड आता है? प्रिमिटिव। तो पैसेज में बोल रहा है कि मून पे जाने की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है, स्पेशल इक्विपमेंट की बात हो रही है, और कैमरा जो है वो प्रिमिटिव कैमरा। तो ये प्रिमिटिव कैमरा अगर देखें तो यहाँ पर पैसेज के फैक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? गलत है, बिल्कुल इररेलेवेंट है। इसको हम फैक्चुअली रॉन्ग बोल देते हैं, या हम इसको इररेलेवेंट बोल सकते हैं कि मैं कैमरा प्रिमिटिव लेके जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग स्पेशल होगी, मेरे इक्विपमेंट भी अच्छे होंगे, और मैं गैस मास्क और स्पेस शटल में कैमरा प्रिमिटिव हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है डेकोरेटिव कैमरा। कैमरा और डेकोरेटिव, मतलब डेकोरेटिव का मतलब होता है सजावटी। ठीक है, तो मैं कैमरा डेकोरेटिव कैमरा ले जाकर क्या करूँगा? डेकोरेटिव का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मुझे मेरी जो स्पेस शटल है उसमें मुझे ऐसा कैमरा चाहिए जो वहाँ पर जो ईच एंड एवरी चीज़ को अच्छे से कैप्चर कर सके। ठीक है, तो डेकोरेटिव कैमरा कोई यूज़ नहीं है, बिल्कुल इररेलेवेंट कैटेगरी है जिसका पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर आता है टची। ये टची आपको परेशान करेगा, क्योंकि टची जो टच स्क्रीन, हम लेमैन जो है हमें लगता है टची और सेंसिटिव, वैसे दोनों सिनोनिम है। ये सेंसिटिव और टची क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, अब टची क्यों नहीं आया इसको भी समझना जरूरी है। प्रिमिटिव को तो समझ लिया, प्रिमिटिव भी फैक्चुअली रॉन्ग है या इररेलेवेंट बोल सकते हैं, डेकोरेटिव भी क्या है? इररेलेवेंट है। अब टची और सेंसिटिव में मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने देंगे स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखेंगे कैसे। टची जो है, सबसे पहली चीज कि टची को कभी भी नाउन के पहले यूज, ये कैमरा क्या है? नाउन है। यहाँ पर ऐसा एडजेक्टिव चाहिए जो नाउन के पहले आए। ठीक है, तो टची को पहली चीज क्या है कि टची को हम नाउन के पहले यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर टची नहीं आएगा, टची प्लस नाउन नहीं होगा। ये नाउन है कैमरा, यहाँ टची नहीं आएगा, पहला रीजन।
ठीक है। दूसरा रीजन, टची जो है वो जनरली किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है? पर्सन के लिए। और हमें यहाँ पर पर्सन की बात नहीं करनी है, हमें यहाँ कैमरा की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव चाहिए। तो बात जो है कैमरा की हो रही है, पर्सन की नहीं हो रही है। तो दूसरा रीजन हो गया कि क्या टची जो है वो किसके लिए नहीं आता है? जनरली किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है। ठीक है। तीसरा, टची की एक और स्ट्रक्चर होती है जिसमें टची के साथ में क्या यूज करते हैं हम? टची अबाउट। ठीक है, टची के साथ में क्या आता है? टची अबाउट। तो यहाँ पर अबाउट भी नहीं आया है, यहाँ ऐसा एडजेक्टिव चाहिए जो कैमरा को क्वालिफाई करे। ठीक है, तो टची नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टची नाउन के पहले नहीं आएगा। टची जो है वो जनरली पर्सन के लिए आता है। ठीक है। अब सेंसिटिव की बात करें तो सेंसिटिव जो है, सेंसिटिव जैसे कि सेंसिटिव इश्यूज, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो अच्छे से किसी चीज़ को कैप्चर कर सके, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेंसिटिव। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेंसिटिव। सेंसिटिव कैमरास, मतलब मुझे मून पे जाना है तो मेरी ट्रेनिंग स्पेशल है, मेरी इक्विपमेंट स्पेशल है, ठीक है, मैं गैस मास्क लेके जा रहा हूँ, सब कुछ है, तो मुझे कैमरा जो है वो कैमरा भी मेरा कैसा होना चाहिए? सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि मैं वहाँ पर होने वाले मोमेंट्स को अच्छे से वो कैप्चर कर सकूँ। ठीक है, तो राइट आंसर इज सेंसिटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, एक बार ब्रीफ करेंगे। प्रीनिमिटिव क्या है? ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, पहले टाइम का। ये बात नहीं, बिल्कुल इररेलेवेंट है। कैमरा जो है वो पुराना, मैं स्पेशल ट्रेनिंग लूंगा, कैमरा पुराना नहीं होगा। डेकोरेटिव का कोई सेंस ही नहीं है, डेकोरेटिव कैमरा का क्या है? यूज नहीं होगा। तीसरा टची, टची आपको कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए ये रेड हेरिंग है। लेकिन टची जो है वो नाउन के पहले नहीं आता है, जनरली पर्सन के लिए आता है। और तीसरा टची के साथ में क्या आता है? अबाउट। सेंसिटिव जो है, सेंसिटिव जो है वो किसके लिए आ सकता है? थिंग्स के लिए आ सकता है, नाउन के पहले आ सकता है। यहाँ पर जो है वो कैमरा क्या आएगा? सेंसिटिव कैमरा है। क्लियर है? एक कुछ स्ट्रक्चर्स और देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो, टची की बात की जाए तो टची और सेंसिटिव की यहाँ पर मैंने आपको बताया, ही गेट्स वेरी टची इफ यू मेंशन द डिवोर्स। टची जनरली किसके लिए आता है? पर्सन। ये मैंने बता दिया, नाउन के पहले नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा टची किसके लिए आएगा? पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डिवोर्स की बात करते हो तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? टची। टची का मीनिंग, जैसे देखो, कोई आदमी जिससे कोई बात अगर मेंशन करे, किसी टॉपिक के बारे में हम मेंशन करते हैं, तो वो आदमी उस टॉपिक की बात सुनने के बाद, वो बात हमारी सुनने के बाद थोड़ा इमोशनल होता है, रोने लग जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड काम में लेते हैं? टची। यानी कि तुम डिवोर्स की बात करोगे तो वो अपसेट हो जाएगा, रोने लगेगा। ठीक है। तीसरा, टची के साथ में क्या यूज करते हैं? अबाउट। जैसे ही इज अ लिटल टची अबाउट हिज वेट, यानी तुम उसके वजन की बात करोगे, तुम उसको बोलोगे कि तुम्हारा वजन ज़्यादा है भाई, बहुत मोटे हो भाई, तो वो क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, रोने लगेगा। क्लियर? समझ में आया टची कैसे यूज़ करते हैं? इन जो कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी यहाँ बताए हैं कि वो थोड़ा दुखी हो जाता है, अपसेट हो जाता है, रोने लग जाता है, उस केस में आप टची और सेंसिटिव दोनों को यूज कर सकते हो। सेंसिटिव भी वही पर्सन होता है जो कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और रोने लगता है। ठीक है। एक और वर्ड आता है प्रिकली। प्रिकली जो है, वैसे तो तीनों ही सिनोनिम है। प्रिकली में क्या होता है कि अगर उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो वो क्या होता है? रोने या अपसेट होने के बजाय अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, लड़ने लगता है, गुस्सा आता है, अग्रेसिव हो जाता है। तो उस सिचुएशन के लिए, उसके लिए क्या यूज आता है? प्रिकली। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी अगर कोई आदमी बात अच्छी नहीं लगे और अपसेट होकर रोने लगे तो यूज करेंगे सेंसिटिव या टची। ठीक है, और रोने या अपसेट होने की बजाय अग्रेसिव हो जाए तो क्या यूज करेंगे? प्रिकली। क्लियर? जैसे देखो, जैसे शी इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, अगर आप उसकी आलोचना करोगे तो वो क्या होगा? जल्दी अपसेट होकर वो क्या हो जाएगी? रोने लगेगी। ही इज लिटिल टची अबाउट हिज वेट, अगर तुम वेट की बात करोगे, मोटापे की बात करोगे तो वो क्या होगा? रोने लग जाएगा। तीसरा, शी इज स्टिल अ बिट प्रिकली अबाउट द होल इंसिडेंट, यानी कि अभी भी अगर उस घटना के बारे में बात करते हैं तो वो एकदम क्या हो जाती है? अग्रेसिव हो जाती है।
क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया कि किस तरह से वर्ड्स को बहुत ही इंग्लिश में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, उसकी जो यूसेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम एक बार अगर पढ़ने लगेंगे तो इतना इंटरेस्ट आएगा कि हमें लगेगा हमें और मिले, हम और ज़्यादा पढ़ें। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ में एक जो विज़न मैं आपको, जो थॉट प्रोसेस मैं आपको दे रही हूँ, जो विज़न मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको समझना है। एक बार आप उस फ्लो में आ जाएंगे, एक बार मेरे साथ रेजोनेंस में आ जाइए, फिर देखिए इंग्लिश इतनी अच्छी है, इतनी ईजी है कि कोई लैंग्वेज हो ही नहीं सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।